टिकटॉक, ये नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? अजीब व गरीब हरकतें करते नौजवान, उनकी क्रिंज वीडियोस या किसी बॉलीवुड हीरो की नकल में माफिया स्टाइल वॉक करते लड़के, जो भी ख्याल आता है सीरियस बिल्कुल नहीं होता। लेकिन यही नॉन सीरियस और क्रिंज वीडियोस, यही टिकटॉक आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का अहम तरीन सब्जेक्ट है। टिकटॉक अमेरिका से लेकर इंडिया तक, चीन का बॉर्डर डिस्प्यूट हो, जर्मनी के इलेक्शंस हो या पाकिस्तान में 9 मई का वाकया हो, हर अहम सियासी इशू में इम्पोर्टेंट रोल है टिकटॉक का। तो आइए आज रफ्तार पर आपको टिकटॉक की वो साइड दिखाते हैं जो वैसे नजर नहीं आती, वो साइड जिसने दुनिया भर की गवर्नमेंट्स को हिला कर रख दिया है। एक ऐसी पावर जो आप जैसे, हम जैसे बहुत से लोगों की नजरों से ओझल रहती है, लेकिन अपने अंदर इतनी ताकत रखती है कि बड़ी बड़ी हुकूमतों को हिला कर रख दे। एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट ताकत। ये कहानी है टिकटॉक की पॉलिटिकल पावर की। ये है द अदर साइड ऑफ टिकटॉक। 20 जनवरी 2025 डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर का हल्फ उठा रहे हैं। अमेरिका बल्कि दुनिया भर की नजरें वाशिंगटन डीसी पर है कि वो सबसे पहले क्या कहेंगे। एक नए दौर का आगाज किस ऐलान के साथ होगा? And as of today, TikTok is back. वही टिकटॉक जिसको हम लिफ्ट नहीं कराते, किसी पर तंज करना हो तो उसे टिकटॉकर का ताना देते हैं। आखिर वो इतना अहम कैसे हो गया कि दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी अपनी जिंदगी की सबसे अहम तकरीर में उसका जिक्र कर रहा है? आखिर टिकटॉक में ऐसा क्या है? ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा कुछ साल पीछे, जब इस ऐप का आइडिया पहली बार आया। साल है 2012 और शहर है बीजिंग। 29 साल के जैंग यिमिंग ने माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी से रिजाइन कर दिया और टेक वर्ल्ड में अपनी नई दुनिया आबाद करने के सपने देखने लगा। उस पर एक नई एप्लीकेशन बनाने का भूत सवार है, लेकिन डर भी है कि टेक्नोलॉजी की इस बेरहम दुनिया में वो भी गुमनाम न रह जाए, जैसे ज़करबर्ग और इलॉन मस्क बनने के बहुत से शौकीन दीवानों का अंजाम होता है। इस कंफ्यूजन में उसने अपनी यूनिवर्सिटी क्लास फेलो लियांग रोबो से कांटेक्ट किया। वो जैंग का दोस्त भी था और टेक वर्ल्ड को समझता भी था, यानी मशवरा करने के लिए बिल्कुल ठीक बंदा था। तब जैंग ने बताया कि वो जॉब छोड़कर अपनी टेक कंपनी खोलने का सोच रहा है। जी हाँ, दोनों बिल्कुल वही डिस्कशन कर रहे थे जो मैं और आप पठान के होटल पे चाय पीते हुए दोस्तों के साथ करते हैं। तो जब यांग ने अपने बिजनेस का आइडिया शेयर किया तो सुनकर लियांग की छोटी छोटी आंखें भी चमक उठी। वो समझ गया कि ये टेक दुनिया में एक नया इनकलाब ले आएगा। लेकिन ये आइडिया था क्या? असल में यांग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का माहिर था। इसको महसूस होता था कि इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये यूजर्स को उसके इंटरेस्ट और उसकी पसंद के मुताबिक कंटेंट नहीं पहुंचाते। इसलिए उसके जहन में था कि एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई जाए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हर यूजर के प्रेफरेंस का अंदाजा लगाए और उनके मुताबिक यूजर्स के फीड पर वही खबरें दिखाए। जी हाँ, मैं जानबूझकर कंटेंट के बजाय खबर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि यांग की ज्यादा तवज्जो खबरों और मालूमात देने वाली एप्लीकेशन पर ही थी। आपने बिलियनियर्स की कहानियां तो सुनी हो कि उन्होंने कंपनी की शुरुआत एक छोटे से घर से की या किसी गैराज से। टिकटॉक की कहानी भी उससे मुख्तलिफ नहीं है। दोनों चीनी नौजवानों ने बीजिंग के हाइडेन डिस्ट्रिक्ट में 4 कमरों के एक छोटे से अपार्टमेंट से आगाज लिया, जहां उन्होंने बुनियाद रखी बाइटडांस कंपनी की। 2012 में ही बाइटडांस ने मीम्स की एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दी और उसी साल वो एप्लीकेशन भी बनाई जिसने उनकी तकदीर बदल दी। अपने फाउंडर के विजन के मुताबिक यह एप्लीकेशन हर यूजर को उसकी पसंद और प्रेफरेंस के मुताबिक खबरें दिखाती। इंडिया में ये हीलो ऐप के नाम से आई और इंडोनेशिया में बेकाबर्टिया के नाम से। यही कामयाबी थी जिसकी बुनियाद पर बाइटडांस ने 2016 में एक शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट की एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करवाई और 2017 में यह एप्लीकेशन दुनिया भर के सामने आई टिकटॉक के नाम से। इस एप्लीकेशन ने आते ही टेक्नोलॉजी की दुनिया में तबाही मचा दी और उसके सारे डायनामिक्स बदल दिए। जब भी कोई टेक्नोलॉजी नई मार्केट में आती है, वो ऐसे होती है कि पहले वो एक सेलेक्ट ग्रुप ऑफ लोगों के पास आती है, ठीक है, वो उसको टेस्ट वगैरह करते हैं। फिर जब वो आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी सोसाइटी में प्रिवेल होना शुरू करती है, वो इस तरह से होती है कि वो पहले अर्बन सेंटर्स में आती है, यानी एलीट रिच एजुकेटेड लोगों के पास, फिर वो जाती है सेमी अर्बन में, फिर वो जाती है रूरल में, इस तरह से डिसेमिनेट होती है। टिकटॉक ने इसको इस तरह से चेंज किया कि टिकटॉक ऐसे टॉप डाउन इन, टिकटॉक इन अ वे बॉटम अप आया है। इन दैट सेंस टिकटॉक की जो एवोल्यूशन है वो बाकी सोशल मीडिया ऐप से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है।
आपको शायद टिकटॉक इसलिए अलग थलग लगता हो क्योंकि बाकी किसी एप्लीकेशन में आपको इतनी क्रिंज वीडियोस नजर नहीं आती, या फिर बाकी किसी ऐप के यूजर जिस तरह पार्कों और सड़कों पर जमा नहीं होते जैसे टिकटॉकर्स होते हैं। लेकिन भाई बात इतनी सीधी नहीं है। टिकटॉक ने तो मीडिया का गेम ही बदल दिया है। सोशल मीडिया ने कैमरा बड़े चैनलों के हाथ से छीनकर शहर के आम पढ़े लिखे नौजवानों के हाथ में दिया। तो ये टिकटॉक ही है जिसने इस कैमरे को गांव देहात तक पहुंचा दिया, एक सादा आम बिल्कुल अनप्रिविलेज्ड इंसान के हाथ में। टिकटॉक का यूज इस कदर सिंपल था कि मुझे या जो सोशल मीडिया नहीं भी यूज़ करता, जो पहले किसी और प्लेटफॉर्म पर एक्टिव नहीं भी था, उसको कंटेंट प्रोड्यूस करना उसके लिए बहुत आसान हो गया। मासेस जो है वो उसको कंटेंट प्रोड्यूस करना इतना आसान कर दिया कि टिकटॉक पे देखते देखते लाइक 1 अरब से ज़्यादा लोग आ गए। अब टिकटॉक उस पॉइंट पे आ गया है इस दुनिया में कि आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी सारे प्लेटफॉर्म ने सेलिब्रिटीज को जगह दी, जबकि टिकटॉक ने आम लोगों को सेलिब्रिटी बनाया। खुद देख लें, पाकिस्तान में फेसबुक पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किसके हैं? इमरान खान और शाहिद आफरीदी के। ट्विटर पर देखें तो इमरान खान और हामिद मीर सबसे आगे हैं। इंस्टाग्राम पर माहिरा खान, वसीम अकरम और हानिया आमिर का राज है। लेकिन टिकटॉक पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किसके हैं? जन्नत मिर्जा के, जिनको टिकटॉक से पहले कोई जानता भी नहीं था। यही नहीं, आप पाकिस्तान में 10 टॉप टिकटॉकर्स देख लें, शायद ही कोई मशहूर अदाकार, खिलाड़ी या सियासतदान नजर आएगा। यहाँ कमल आफ्ताब, अरीका हक और अब्दुल्ला असलम जैसे नाम नजर आएंगे, जिन्हें टिकटॉक ने नोबडी से स्टार बना दिया। और ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ, टिकटॉक से रातों रात मशहूर होने वाले दुनिया भर में हैं। इन्हें देखें, ये 36 साल जर्मन पॉलिटिशियन हाइडी रेचनिंग है। हाँ, कुछ ऐसा ही नाम है इनका। 1 महीने पहले तक उनकी सियासत को कोई सीरियस ही नहीं ले रहा था। पार्लियामेंट में सीट हासिल करने के लिए 5% वोटों की जरूरत होती है, वो मिलना भी मुश्किल नजर आ रहा था। लेकिन हाइडी ने अपने टिकटॉक और इंस्टाग्राम के लाखों फॉलोअर्स की मदद से गेम ही बदल दिया और जर्मन पार्लियामेंट में 64 नशिस्तें हासिल कर ली। जी हाँ, पाकिस्तान में सियासतदान टिकटॉक को एक ताने और मजाक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दुनिया में टिकटॉक के जरिए सियासी तब्दीली आ रही है। सियासत में टिकटॉक की कामयाबी का राज भी शायद यही है, इसे किसी ने सीरियस नहीं लिया, सब उसे मजाक समझते रहे और फिर एक दिन उसने सबके नीचे से जमीन खींच ली। इसने बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी की तरह काम किया, जिसको कोई सीरियस नहीं लेता था, और फिर अचानक ये एक बला बनकर सबके सामने खड़ा हो गया। टिकटॉक पॉलिटिकल रेडार से गायब रहा और फिर अचानक ऐसा उठकर सामने आया कि किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था। और पाकिस्तान में टिकटॉक की इस पावर का सबसे पहले अंदाजा जिसने लगाया वो थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जिसने टिकटॉक को मैदानी जंग बना दिया। 9 मई 2023। पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा हो जो इस तारीख को ना जानता हो। कुछ घंटों में बहुत कुछ हो गया। पहले हमने देखा कि रेंजर्स की एक टीम आंधी तूफान की तरह डंडे चलाती, शीशे तोड़ती इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दाखिल हुई और फिर इमरान खान को तकरीबन घसीटते हुए अपने साथ ले गई। और कुछ ही देर बाद मुल्क भर में हंगामे शुरू हो गए। रात होती गई और ये भयानक होते चले गए और फिर किसी फिल्म स्क्रिप्ट में ट्विस्ट की तरह इमरान खान किसी डॉन की तरह अदालत में पेश होते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी इस ट्विस्ट की दाद देने पर मजबूर हो गए और गुड टू सी यू कहकर इनका इस्तकबाल किया। कुछ ही देर में उनको रिहाई का परवाना भी दे दिया। हुकूमत ऐसे दिनों में बल्कि हर अहम मौके पर इंटरनेट स्लो कर देती है। यूट्यूब और ट्विटर को बंद कर दिया जाता है और यूं हमारे सुपर जीनियस हुकूमती इदारे समझते हैं कि इन्होंने इंफॉर्मेशन के फ्लो पर कंट्रोल कर लिया। इनके लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि टीवी चैनल्स के अलावा सोशल मीडिया को भी अपने दानिश में बंद कर दिया। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि गेम बदल चुका था। 2 मेजर इंसिडेंट्स थे 2023 में जिसमें मैंने पर्सनली काम किया था कि टिकटॉक यूज़ के हवाले से 2023 में। कि एक तो ये था कि जब अर्ली मार्च 2023 में इमरान खान साहब लाहौर में जब थे, हुकूमत जा चुकी थी उनकी, लाहौर में थे, उनके घर पे एक छापा पड़ा था पुलिस का। वो कम से कम 2 दिन, तकरीबन 2 दिन चला था। उसमें बहुत शेलिंग हुई थी, पुलिस बाहर खड़ी रही थी, कदम गिरफ्तार नहीं कर सके थे वो लोग। और उसके बाद हुआ था May 9 का वाक़या। इन दोनों इवेंट्स अगर आप देखें तो स्पेशली पर्टिकुलरली जो May 9 था, May 9 के बाद यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर बंद हो गए थे। तो हुकूमत को ये लगा था कि जी PTI जो सोशल मीडिया पर है हमने इनको बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने एकदम से जो अपनी पूरी स्ट्रैटेजी है वो टिकटॉक में मूव कर दी। PTI ने अपना टिकटॉक अकाउंट 2019 में बना तो लिया था, मगर 2-3 साल तक उस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी। लेकिन 2021 में जब इमरान खान की हुकूमत तमाम सहारों से महरूम हो गई, हिचकोले खाने लगी, तो PTI ने टिकटॉक को सीरियस लेना शुरू कर दिया और इस पर लगाई गई पाबंदी ख़त्म कर दी गई। जी हाँ, पाकिस्तान भी एक मरतबा नहीं
कई बार टिकटॉक पर पाबंदी लगा चुका है, लेकिन 2021 के बाद ये ऐप पाकिस्तान के पॉलिटिकल गेम का अहम हिस्सा बन गया। टिकटॉक भी इज़ अ मोर ऑफ अ रीसेंट फिनोमेनन। ये कहना कि हम 2018 से बैठे पड़े हुए हैं, अच्छा हमारा अकाउंट था, किसी ने क्रिएट किया हुआ था, हमारी टीम से क्रिएट किया हुआ था, बट वो मैनेज्ड सिचुएशन पे था कि हाँ पार्किंग। इंटरेस्टिंगली जब ये बहुत सीरियस हुए 4-5 साल पहले, सो मुझसे भी अब फ़ोन आया कि वाह भाई आप बताइए कि ये अकाउंट किसके पास है, ये अकाउंट के अच्छा मेरे पास भी नहीं था, बट अल्टीमेटली दे वर एबल टू फाइंड द पर्सन हु रजिस्टर्ड अकाउंट एंड वी हैव अभी इमरान खान के 11 मिलियन फॉलोअर्स हैं एंड तकरीबन पीटीआई के 5.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो 6.9 है। तो देखो इट इज़ कैचिंग ऑन एंड आई थिंक स्पेशली आफ्टर ट्विटर बैन एंड कंट्रोलिंग ऑफ कंटेंट इन पाकिस्तान, और ये कंटेंट अब खुला हुआ है, तो अब इस रास्ते से जाविये से अब इन लोगों को इस्टेब्लिशमेंट को पीटीआई तंग करें। टिकटॉक पर पीटीआई की पहली सॉलिड कैंपेन थी 27 मार्च 2022 के इस्लामाबाद जलसे के लिए, जिसके लिए पीटीआई के अकाउंट पर सिर्फ 2 दिन में 90 वीडियोस अपलोड हुए। ये वही जलसा था जिसमें इमरान खान ने मशहूर ज़माना मुबैना अमरीकी साइफर लहराया था। इमरान खान ने यह सियासी धमाका इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में किया था, लेकिन इनको ये बयानिया हर छोटे बड़े इलाके तक पहुंचाना था। इसीलिए पीटीआई ने इस प्लेटफॉर्म का सहारा लिया, जिसकी पहुंच पाकिस्तान के हर छोटे बड़े गांव में है, और टिकटॉक के जरिए ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। भाई पैगाम पहुंचना है पॉलिटिकल मैसेज में, इफ़ यू नीड के गरीब देहात में पहुंचे। अच्छा आई थिंक वहाँ जो देहात में डेटा एक्सेस तो चलो जितना भी हो, मगर द इंटरटेनमेंट वैल्यू, टिकटॉक हैज़ कॉट अप ऑन द इंटरटेनमेंट वैल्यू। जैसे इंस्टाग्राम ने स्टोरीज़ की थी, स्नैपचैट को कॉपी करके स्टोरीज़ अपने सारा डाला था, तो देयर इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जो इंस्टाग्राम पे फोकस्ड है। अच्छा वहाँ टेक्स्ट भी आ रहा है, तो जो जिसने पढ़ा लिखा नहीं है उसको तो वीडियोस से ज़्यादा इंटरटेनमेंट है, ही इज़ नॉट गोइंग टू रीड टेक्स्ट। सो आई थिंक दैट एवोल्यूशन टू देहात और किसी अनपढ़ बंदे तक एक्सेस जो है, इट इज़ बिकॉज इट इज़ वीडियोज़, इट्स नॉट टेक्स्ट। अच्छा टेक्स्ट आए ना आए, बट वही वायरल वीडियो आती है जिसमें कुछ शोल हो and something is entertaining and that keeps him engaged, जब पढ़ना नहीं होता। So I think that's where पाकिस्तान में popularity I think is mostly because of that। आज वजीर आला पंजाब हो या गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, हर कोई टिकटॉक पे एक्टिव नजर आता है। हमने तो अवाब अलवी से भी पूछा कि जब उनकी पार्टी टिकटॉक की सियासी अहमियत को समझती है, तो उनके सपोर्टर्स मरियम नवाज साहिबा को टिकटॉकर वजीर आला का ताना क्यों देते हैं, जिस पर उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। यार जो चीज़ शोल में चल जाए, and I think वही it is just making fun of that, and political right है थोड़ा सा मजाक करने का, and I think that is where we take it in stride। अब आप तो पीटीआई बमुकाबला नून लीग के तनाजुर में टिकटॉक का जिक्र कर रहे थे, मगर टिकटॉक सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान ही नहीं, दुनिया की बड़ी ताकतों के दरमियान भी इख्तिलाफ की वजह बना हुआ है। 15 जून लद्दाख की वादी गलवान में मौसम तो बहुत ठंडा है, लेकिन सरहद पर गर्मी बढ़ रही है। ये पाकिस्तान और इंडिया की लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, बल्कि चीन और इंडिया की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। दोनों तरफ की फौजें कई दिनों से एक दूसरे पर नजर रखी हुई है। चीन अपने इलाके में मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, जिस पर इंडिया को बड़ी तशवीश है। यहाँ तक कि 15 जून को चीनी फौज ने एक ऐसे मुकाम पर तामीर शुरू की जो इंडिया के मुताबिक उसके इलाके में है। इसीलिए इंडियन फौज ने इस तामीर को डिमोलिश कर दिया। ये लड़ाई का खुला ऐलान था। कई घंटों की लड़ाई खत्म हुई तो 20 भारतीय फौजी मारे जा चुके थे, जिनमें एक अफसर भी शामिल था। और हैरत की बात यह कि इस पूरी लड़ाई में गोली एक भी नहीं चली, क्योंकि 1996 में दोनों मुल्कों के बीच मुआहिदा हुआ था कि वो एक दूसरे के खिलाफ असलहे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फौजियों ने मुआहिदे के मुताबिक गोलियां तो नहीं चलाई, लेकिन लातों, घूसों, पत्थरों और लाठियों का ऐसा इस्तेमाल किया कि कई सिपाही जान से गए। जब ये खबर बाहर आई तो इंडिया में बहुत गम और गुस्सा देखा गया। चीन से बदला लेने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा और फिर मोदी हुकूमत ने चीन को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। बड़ा कदम उठा लिया गया। The sheer suddenness of the move, the unexpected nature of the move, the unpredictability of the move, the fact that there was no warning to the Chinese. They don't know what hit them. Now the Chinese will know. Now the Chinese will know that when we want to act, we shall act as we wish without warning. That we shall move in stealth and attack when necessary. जी हाँ, ये जिस मूव की बात कर रहे हैं वो कोई सर्जिकल एयर स्ट्राइक नहीं, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से टिकटॉक पर पाबंदी का ऐलान था।
इंडिया चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसको अगर हम एक अपने बहुत एक लोकल एस्पेक्ट से देखें, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जब भी हमारे कोई पुराने ज़माने जब पाकिस्तानी ड्रामे आते थे यहाँ पे, तो जब भी हमारे इंडिया से कोई मसला होता था कि हम जी उनकी फिल्में बंद कर दो, उनके ड्रामे बंद कर दो, एक बहुत प्रोमिनेंट एलिमेंट था इंडिया का हमारी सोसाइटी में उनकी फिल्में, उनके ड्रामे। तो जब आपने उनको बंद कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने कहा जी देखें एक इतनी बड़ी चीज़ थी, हमने उसको बंद कर दिया। अब उस टाइम पे लेकिन हम इंडिया से थे, हमारे ट्रेड उस टाइम पे होती थी वो बहुत, लेकिन वो बहुत प्रोमिनेंट नहीं थी। प्रोमिनेंट क्या था जी देखें इंडिया की फिल्में नहीं लग रही हमारे मुल्क में, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ प्रोमिनेंट चीज़ पे अगर आप इस तरह से अटैक करते हैं तो एक आप सिम्बॉलिक आपका एक बन जाता है कि जी देखिए हमने ये कर दिया। इंडिया चाइना के कॉन्फ्लिक्ट में यही बात थी। टिकटॉक ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि आप अगर मैंने कहा कि इतना बड़ा हो गया था कि आपने जी हमने टिकटॉक बंद कर दिया, देखिए इतनी बड़ी चीज़ थी चाइना की, हमने उसको बंद कर दिया। लेकिन वो अगर आप अंडर थोड़ा सा अगर आप गौर से देखें तो इंडिया चाइना फ्रीक्वेंटली ट्रेड कर रहे थे, वो उस चीज़ से चल रही थी। इंडियन कंपनीज़ जो थी वो चाइनीज़ कंपनीज़ जो थी वो इंडिया में आके इन्वेस्ट भी कर रही थी, इवन इंडियन टीम्स को स्पॉन्सर भी कर रही थी वो चाइनीज़ कंपनीज़। उनका जो बैंक्स वगैरह हैं और जो फिनटेक है उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी थी चाइना की। लेकिन सिंबलिज्म के लिहाज से टिकटॉक को बंद कर देना एक चीज़ जो इतने सारे लोग यूज़ करते हैं, जो एक बहुत विजिबली नज़र आने वाला इम्पैक्ट है, अगर आप वो कर दें तो आप बोल सकते हैं कि जी देखिए हमने ये कर दिया। आज इंडिया से कहीं आगे अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी की गूंज है। सामने सामने तो ये वजह बताई जा रही है कि अमेरिकी यूजर्स का डेटा टिकटॉक पर महफूज नहीं। असल में 2017 में चाइनीज गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया था जिसके मुताबिक हर शहरी, इदारा और कंपनी जरूरत पड़ने पर हुकूमत को अपने पास मौजूद सारी इंफॉर्मेशन देगा। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइडांस भी क्योंकि एक चाइनीज कंपनी है, इसलिए अमेरिका को खतरा है कि टिकटॉक पर अमेरिकन यूजर्स का डेटा चीन की हुकूमत के हवाले किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यूजर्स डेटा तो अमेरिकी कंपनीज के पास भी महफूज नहीं। कैम्ब्रिज एनालिटिका का बदनाम स्कैंडल तो याद है ना, जिसमें लाखों फेसबुक यूजर्स का डेटा उनकी इजाजत के बगैर सियासी मकसद के लिए हासिल किया गया था। लेकिन फेसबुक पर तो पाबंदी नहीं लगाई गई, तो टिकटॉक पर क्यों? हकीकत यह है कि अमेरिकन गवर्नमेंट की यूजर्स प्राइवेसी की कोई हैसियत नहीं, कम से कम ट्रम्प गवर्नमेंट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ये तो बस एक बहाना है टेक वर्ल्ड में चीन को नीचा दिखाने का, और इसका सबसे आसान तरीका यही है, टिकटॉक पर पाबंदी। लेकिन टिकटॉक इतनी बड़ी ताकत बन चुका है कि इस पर पाबंदी लगाना आसान नहीं है। अमेरिकी नौजवानों की बड़ी तादाद के लिए खबरों का जरिया सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक है। खुद अमेरिकी सदर का कहना है कि उन्होंने यूथ के वोट टिकटॉक की बदौलत हासिल किए। यही वजह है कि एक अमेरिकी सदर टिकटॉक पर पाबंदी लगाता है तो अगला पाबंदी हटाने पर मजबूर हो जाता है। क्योंकि ट्रंप ने जाते जाते 2020 से पहले उसको बंद करने का एक ऑर्डर जारी किया, जो बाइडन आए उन्होंने चेंज कर दिया। लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जो बाइडन जाते जाते कांग्रेस ने एक कानून बना दिया कि जी इसको बंद करना है, जो बाइडन ने आते उसको बंद कर दिया, ट्रंप साहब ने आके दोबारा खोल दिया। तो अभी वही ले दे चल रही है उसमें कि जी कि आप उसको या तो बेच दें या तो उसकी जो है वो पार्ट ओनरशिप कर लें उसके साथ। लेकिन चाइना बेचने पे तैयार नहीं है क्योंकि अगेन एक उनके पास इतना बड़ा टूल है, पार्ट ओनरशिप के लिए भी तैयार नहीं है क्योंकि उनके पास पार्ट ओनरशिप मीन्स कि आपको टेक्नोलॉजी शेयर करनी पड़ेगी। और वो जो बाइटडांस है वो जिसका एल्गोरिथम है वो उनका एक बहुत ही क्लोजली गार्डेड सीक्रेट है। सो इन अ सेंस के टिकटॉक का साइज इतना बड़ा है कि इट हैज़ बिकम अ जियो पॉलिटिक्स का टूल, जबकि ये रीज़न जो है यूएस का कि जी डेटा वाला मसला कि चाइना कैसे कंट्रोल करता है, जो यूएस की अपनी जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो डेटा को मिसयूज़ करती हैं, लोगों का डेटा बहुत किसी ने बेचा भी गया है आगे। तो 100 बातों की एक बात ये कि टिकटॉक की पहुंच आम आदमी तक है, बिल्कुल आम आदमी तक। वो जो पहले सोसाइटी में इन्फ्लुएंस नहीं रखता था उसकी से नहीं थी, लेकिन एक बात, उसका वोट बराबर था। टिकटॉक ने उस आम आदमी को कम्युनिकेशन की ताकत दी है, और ऐसा आदमी हुकूमत और रियासत के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। वो रियासत की जिसका सारा जोर इस आदमी को गुमराह करने और मसरूफ़ रखने के लिए होता है, ताकि वो उनकी जानिब से खेले जाने वाले इक़्तिदार के खेल को डिस्टर्ब ना करे। यकीन करें, अशराफिया को टिकटॉक की वजह से लोगों के मरने और इस पर होने वाली बेहयाई या मकरूह धंधों से कोई मसला नहीं। उनका असल मसला है आम आदमी के बाइख्तियार होने से। टिकटॉक के नाम पर इस पर जो भी सियासी लड़ाई हो रही है, इसका वाहिद टारगेट यही है, आम आदमी आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। और टिकटॉक इस ज़माने का मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल वेपन है। आज बयानिया कहाँ है? ये टिकटॉक पर है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो बेआवाज़ लोगों को आवाज़ देता है, पावरलेस लोगों को पावर देता है और दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतों के लिए ख़तरा बनता है। क्या ये डिजिटल डेमोक्रेसी की शुरुआत होगी या ये बड़े पैमाने पर लोगों को मैनिपुलेट करने का आगाज़ होगा? क्या आप टिकटॉक पर स्क्रॉल करते हुए किसी सियासी इनकलाब का हिस्सा बन रहे हैं? अगली मर्तबा स्वाइप अप करते हुए ये ज़रूर सोचिएगा कि कौन है जो आपको कंट्रोल करना चाहता है।